नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल यूरेनियम गुरुजी में। यहाँ पर हम लोग आज 12 सितंबर से बनने वाले करंट अफेयर को देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत, ईरान और आर्मेनिया के बीच में हुए त्रिपक्षीय वार्ता का आयोजन ये किस शहर में किया गया था? तो अभी हाल ही में हुआ है, ये कहाँ पर? तेहरान में हुआ है। इसको आपको ध्यान रखना है। तो इस बैठक का क्या मेन मुद्दा रहा है, तो उसके बारे में यहाँ पर जानेंगे हम लोग। तो पहला तो रहा है कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना। कैसा कनेक्टिविटी? तो इस वार्ता का मुख्य फोकस कनेक्टिविटी परियोजनाओं को आगे बढ़ाना था, खासकर अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे। ठीक है, मतलब ये रहने वाला है, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि यूरोप और एशिया को कनेक्ट करने वाला ये सिस्टम है। बाकी इसकी लेंथ कितनी रहने वाली है? तो 7200 किलोमीटर इसका लेंथ रहने वाला है। इसके तहत सहयोग को बढ़ाना, इसके उद्देश्य भारत से ईरान के रास्ते आर्मेनिया और यूरेशिया, यूरेशिया किसे बोलते हैं? यूरेशिया देश मतलब यूरोप प्लस एशिया को मिला के यूरेशिया बोलते हैं। इन देशों तक व्यापार मार्ग को सुगम बनाना इसका उद्देश्य रहने वाला है। अच्छा, इसी परिवहन गलियारे से रूस ने अभी हाल ही में सेंट पीटर्सबर्ग से हाल ही में कोयले की ट्रेन भारत के लिए भेजी है। इसको आपको ध्यान रखना है, किसका यूज करते हुए? तो यही अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे का यूज करते हुए है। रूस ईरान के बंदर मतलब कहाँ पर भेज रहा है ये? तो डायरेक्ट भारत के पास तो आ नहीं सकता है कि चले आए, तो उसके लिए क्या हुआ? ट्रेन से कहाँ तक भेज रहा है? ईरान तक भेजेगा रूस। रूस के बाद ईरान के वो किस बंदरगाह पे पहुंचेगा? तो अब्बास बंदरगाह पे पहुंचेगा। ठीक है, उसके बाद वहां से समुद्री मार्ग से ये भारत के मुंबई बंदरगाह में पहुंचेगा। ये आपको ध्यान रखना है इसी गलियारे का यूज करते हुए। बाकी यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे चाबहार बंदरगाह की अहमियत पर जोर दिया गया है, क्योंकि आपको पता है कि भारत ने भी इसमें सहयोग किया है इसको बनाने के लिए। कहाँ पर बना है ये? तो ईरान में। तो चाबहार बंदरगाह जो कि ईरान में है, इसके क्षेत्रीय संपर्क के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी माना गया है। इस बंदरगाह के जरिए व्यापार को बढ़ावा देने और परिवहन लागत को कम करने में भी चर्चा हुई यहाँ पर। बाकी क्षेत्रीय शांति और विकास पर भी चर्चा हुआ है। वार्ता के दौरान आर्मेनिया की क्रॉस रोड्स ऑफ पीस पहल पर भी बात की गई है। इसका उद्देश्य क्या है? तो क्षेत्र में शांति, स्थिरता और विकास को बढ़ावा देना। अगर हम लोग ईरान की बात करेंगे तो वहाँ की कैपिटल यानी राजधानी क्या होती है? तेहरान। वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? मसूद पेजेश्कियन है। मुद्रा वहाँ पे चलती है ईरानी रियाल। आर्मेनिया की बात करेंगे तो राजधानी वहाँ की क्या है? एरेवन है। प्रधानमंत्री हैं निकोलस पसिनियास और राष्ट्रपति यहाँ पे कौन है? तो वहागन खचतूरियन है। मुद्रा चलती है यहाँ पर द्राम। इसको आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी बातें होंगी इस रिलेटेड। बाकी हम लोग बढ़ते हैं आगे। और अगर कंटेंट से थोड़ा सा भी लाभ हो रहा है आप लोग को, तो मैं इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखा कीजिए। अगला क्वेश्चन जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 में 10 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में किस शहर को पहला स्थान मिला है? तो इसमें मिला है, पहला स्थान किसको मिला है? तो इंदौर शहर इसमें पहले स्थान पर रहा है। तो हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 की घोषणा हुई है। अच्छा, वर्तमान में पर्यावरण मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव हैं। कौन है? भूपेंद्र यादव। ठीक है, ये वर्तमान में भारत के कौन है? पर्यावरण मिनिस्टर हैं। इसको ध्यान रखना है आपको। बाकी जो अवार्ड दिया गया है ये 3 कैटेगरी में दिया गया है। अब वो 3 कैटेगरी कौन कौन है? तो पहला तो है श्रेणी 1 यानी कैटेगरी 1, जनसंख्या जहां पर 10 लाख से अधिक है उस कैटेगरी की बात करेंगे तो उसमें पहले स्थान पर रहा इंदौर, जो कि मध्य प्रदेश का शहर है। दूसरे पर रहा जबलपुर, ये भी मध्य प्रदेश का है। और तीसरे पे 2 रहे हैं, एक तो उत्तर प्रदेश का आगरा रहा है और सूरत जो कि गुजरात का है। ये दोनों 3 नंबर पर रहे हैं 10 लाख वाली कैटेगरी में। वहीं पर हम लोग सेकंड कैटेगरी की बात करेंगे जो कि 3 से लेकर के 10 लाख के बीच में आएगा। इसमें फर्स्ट पे कौन रहा है? अमरावती रहा है, महाराष्ट्र का। ध्यान रखें, एक अमरावती जो है आपका आंध्र प्रदेश में भी है, तो ये महाराष्ट्र वाला है। सेकंड पे कौन रहा है? झांसी और मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश के दोनों ही शहर हैं। तीसरे पे कौन रहा है? अलवर रहा है राजस्थान का। ये आपको ध्यान रखना है। वहीं पर जो तीसरी कैटेगरी आती है जनसंख्या 3 लाख से कम वाले में, उसमें पहले स्थान पर देवास रहा है मध्य प्रदेश का। सेकंड पे रहा है
परवाड़ू हिमाचल प्रदेश का, और तीसरे पर है अंगुल जो कि उड़ीसा में स्थित है। भाई ये सारी कैटेगरी के बारे में जितने भी अवार्ड मिले सारा आपके लिए हो गया है। हमें मेनली क्या ध्यान रखना है कि 10 लाख की कैटेगरी में नंबर 1 पे कौन रहा है, तो इंदौर रहा है मध्य प्रदेश का, इसको आपको ध्यान रखना है। अच्छा, यहीं पर एक घोषणा और हुई है, मैंने कुछ दिन पहले आप लोग को पढ़ाया था कि भारत के 2 नए आधार नहीं होगा, आर्द्र भूमि हो गई है, आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड। वेटलैंड अभी 2 शहर को वेटलैंड कैटेगरी में शामिल किया गया था, एक तो था इंदौर और दूसरा था उदयपुर, और यहीं पर इसको भी अब मान्यता मिल चुकी है। बाकी वेटलैंड डे कब मनाते हैं, 2 फरवरी को मनाते हैं, ठीक है, क्योंकि रामसर में वेटलैंड को लेकर के रामसर ईरान में कन्वेंशन हुआ था इसके लिए, इसलिए। अगला है कि हाल ही में दुनिया का पहला सिरेमिक बेस्ड पार्क जिसका नाम क्या रखा गया है, अनोखी दुनिया, ठीक है, ये कहां पर बनाया गया है, तो सिरेमिक वाला पार्क कहां पर बनाया जा रहा है, ये बनकर तैयार हो चुका है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में, इसको आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर सिरेमिक का मतलब क्या हो गया, तो चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं वैसे भारत में भी ढेर सारे बर्तन बनाए जाते हैं। आप लोग मेनली समझ सकते हैं कि जो मिट्टी वाले बर्तन बनाए जाते हैं उसका तो पकाए जाते हैं, उसके बाद उसका यूज किया जाता है, जैसे चाय पीने वाला बट्टा हो गया, ठीक है, और भी तमाम कप प्लेट हो गए, ये सब यूज किए जाते हैं, इसलिए उसको सिरेमिक बोला गया है। उत्तर प्रदेश में अच्छा खासा इसका प्रोडक्शन होता है बुलंदशहर में। चलिए इसके बारे में जानते हैं आगे। तो उत्तर प्रदेश के खुर्जा जो कि बुलंदशहर का एक जगह है, और इसमें दुनिया का पहला सिरेमिक बेस्ड पार्क अनोखी दुनिया जिसका नाम रखा गया बनाया गया है। सिरेमिक क्या होता है, तो यह मिट्टी या अन्य अकार्बनिक यौगिकों को मिलाकर बनाया जाता है, जिसे फिर भट्टी पे अत्यधिक गर्मी में पकाया जाता है, वही मिट्टी वाला बर्तन हो गया, ठीक है, उसी की बात हो रही है यहाँ पर। तो उसी के बेस से जो लोग फेंक देते हैं, यहाँ पर यह पार्क बनाया गया है। बाकी निर्माण की बात करेंगे तो पार्क को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी मॉडल के तहत 5.86 करोड़ की लागत से बनाया गया है। कलाकृतियों की बात करेंगे तो 6 कलाकारों और 120 कारीगरों की टीम ने लगभग 80 टन सिरेमिक कचरे से 100 से ज्यादा कलाकृतियां यहाँ पर तैयार की हैं। क्या उद्देश्य है, इस पहल का उद्देश्य है स्थानीय सिरेमिक उद्योग को बढ़ावा देना, पर्यटन को आकर्षित करना और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना को, क्योंकि उत्तर प्रदेश का है ये, इसको बढ़ाना। ओपनिंग की बात करेंगे तो यह पार्क सितंबर 2025 के अंत तक पर्यटकों के लिए खुलने की उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी फाइनेंशियल टाइम्स मास्टर्स इन मैनेजमेंट रैंकिंग 2025 में भारत में किस संस्थान ने पहला स्थान हासिल किया है, तो ये किया है IIM बेंगलोर ने, इसको आपको ध्यान रखना है। बाकी ये रैंकिंग अभी हाल ही में आई है। पहली बात, इसको पब्लिश कौन किया है, तो फाइनेंशियल टाइम्स यानी FT ने इसको पब्लिश किया है। अच्छा, टॉप पे कौन रहा है, नंबर 1 पोजीशन पर ओवरऑल अगर हम दुनिया में देखेंगे तो कौन रहा है, तो स्विट्जरलैंड स्थित यूनिवर्सिटी है सेंट ग्लेन नाम से, ये नंबर 1 पर रहा दुनिया भर में, ठीक है। तो दुनिया में सेकंड पे कौन रहा है, तो HEC पेरिस दूसरे स्थान पर रहा है, और इनसीड जो है तीसरे स्थान पर रहा है, इसको आपको ध्यान रखना है। बाकी भारत के प्रमुख संस्थानों की बात करेंगे तो भारत में पहले स्थान पर कौन रहा है, IIM बेंगलोर रहा पहले स्थान पर। ओवरऑल रैंकिंग देखेंगे दुनिया में से तो 28वें नंबर पर रहा है। सेकंड पे भारत का IIM अहमदाबाद रहा है, गुजरात वाला, ठीक है, ओवरऑल देखेंगे 34 नंबर पे रहा है। थर्ड पे SPJIMR मुंबई रहा है, ठीक है, ओवरऑल रैंकिंग इसकी कितनी रही है, 35। और इस साल कुल 11 भारतीय इसमें स्कूलों की रैंकिंग जगह मिली है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि हाल ही में AI संचालित XLAUV घोस्ट शार्क जिसका नाम रखा गया है, पनडुब्बी जो है अनावरण इसका किसके सहयोग से किया गया है, XLAUV, ठीक है, नाम क्या है, घोस्ट शार्क। तो ये ऑस्ट्रेलिया का है, कहाँ का है, ऑस्ट्रेलिया का। तो हाल ही में AI संचालित XLAUV घोस्ट शार्क पनडुब्बी, इसका अनावरण ऑस्ट्रेलिया सरकार और अमेरिकी रक्षा प्रौद्योगिकी फर्म इंडुरिल इंडस्ट्रीज के सहयोग से किया गया है, मतलब अमेरिकन कंपनी इसमें सहयोग किया है। इसे विशेष रूप से रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी के लिए विकसित किया गया, इसको आपको ध्यान रखना है। बाकी मेरा आवाज बहुत सही से नहीं आ रहा होगा क्योंकि मेरे मुंह में छाले हो गए हैं, तो सही से बोला नहीं जा रहा है। बाकी अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में उल्लास योजना के तहत मिजोरम, गोवा और त्रिपुरा के बाद भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बन गया है, तो ये बन गया अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश। तो उल्लास योजना के तहत मिजोरम, गोवा और त्रिपुरा
पहले नंबर मिजोरम है, सेकंड पे कौन बना था? गोवा, थर्ड पे त्रिपुरा, अब चौथे पे कौन बन गया है? हिमाचल प्रदेश। ये भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है। यह घोषणा 8 सितंबर को 2025 को अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर किया गया है। अच्छा, यहाँ पर पूर्ण साक्षर का मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है यहाँ पर कि यहाँ के जो लोग हैं लगभग सारे लोग, ठीक है, लगभग सारे लोग ही यहाँ पर मतलब पढ़ना भी जानते हैं और काम भर का लिखना भी जानते हैं और मैथ का कैलकुलेशन भी थोड़ा बहुत, जितना भी मतलब उनको जरूरत की चीजें हैं उतना उन्हें पढ़ाई लिखाई में पता है। यही इसका कहने का मतलब हो रहा है। अच्छा, पूरा नाम की बात करेंगे। उल्लास का पूरा नाम अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। समाज में सभी के लिए आजीवन सीखने की समझ है। इसे नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के नाम से भी जाना जाता है। नाम ध्यान रखें, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। क्या उद्देश्य है? कि इस योजना का उद्देश्य है कि 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के उन 5 करोड़ अशिक्षित व्यक्तियों को बुनियादी साक्षरता, संख्यात्मक ज्ञान और महत्वपूर्ण जीवन कौशल से लैस करना है, जो कि स्कूल नहीं जा सके हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में सितंबर 2025 में किस देश ने अपनी नवीनतम जासूसी उपग्रह, इसका नाम क्या है? ओफेक 19, इसके अंतरिक्ष में मतलब इसको लॉन्च किया है। ये किया है इजराइल ने। तो लॉन्च किसने किया है? तो इजराइल ने इसे पामाचिम एयर बेस से एक साबित रॉकेट का उपयोग करके प्रक्षेपित किया है। निर्माता कौन रहा? तो इसका निर्माण सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री ने किया है। कितनी क्षमता रहने वाली है? ओफेक 19 जो है एक सिंथेटिक अपर्चर रडार उपग्रह है जो इसे बादलों, कोहरे और अंधेरे में भी स्पष्ट छवियां कैप्चर करने की अनुमति देती है। मतलब मौसम खराब है तब भी यह फोटो खींच सकता है। उद्देश्य क्या है? कि यह उपग्रह इजराइल को ईरान और पश्चिमी एशिया में अन्य देशों की सैन्य गतिविधियों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों को 24 घंटे निगरानी करने की क्षमता प्रदान करती है। नेक्स्ट है कि हाल ही में 8 से 9 सितंबर 2025 को अंतरिक्ष पर एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन भारत किस शहर में किया गया है? तो बेंगलुरु में। तो कहां पर हुआ है? तो यशवंतपुर बेंगलुरु, जो कि कहां पर है? कर्नाटक में है। आयोजक की बात करेंगे तो भारतीय उद्योग परिसंघ रहा है। अच्छा, इस बार का विषय यानी थीम क्या रहा है? तो वैश्विक प्रगति के लिए अंतरिक्ष का उपयोग, नवाचार, नीति और विकास। उद्देश्य क्या है? अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की क्षमता का लाभ उठाकर मजबूत राष्ट्रों का निर्माण करना इसका उद्देश्य। नेक्स्ट है कि हाल ही में सितंबर 2025 में आयोजित इटालियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीत लिया है? तो मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है। ठीक है, मैक्स वर्स्टैपेन जो है रेडबुल के ड्राइवर हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बने हैं सेबेस्टियन लेकोर्नू। कौन बने हैं? सेबेस्टियन लेकोर्नू। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नू, जिन्हें 9 सितंबर 2025 को नियुक्त किया गया था। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन जो है, मैक्रोन फ्रांसवा बयारू के इस्तीफे के बाद उन्होंने इस पद पर लिए चुना है। और आप लोग कमेंट में छापिएंगे भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन चुने गए हैं जिन्होंने विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को भी हराकर इस पद को हासिल किया है। इसका जवाब छापेंगे आप लोग कमेंट में। और वीडियो पर अगर पहली बार मेरे देख रहे हैं तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें और आप लोग वीडियो को डेली कंप्लीट देखा कीजिए। ठीक है, बाकी ख्याल रखिए अपना। मिलेंगे हम लोग कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।